बच्चों, अभी तक हमने पादपों में पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको पोषण के बारे में बताया था, लेकिन आज पुनः उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राणी या जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करना और शरीर में उसका उपयोग करना सम्मिलित है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि प्राणियों में पोषण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहली भोजन ग्रहण करना और दूसरा उस भोजन ग्रहण करने से जो पोषक तत्व प्राप्त हुए उसका शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करना सम्मिलित है। पहला भोजन ग्रहण करना और उसका शरीर में उसकी जैविक क्रियाओं के संपादन में उपयोग करना सम्मिलित है। हमें अपने भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज आदि प्राप्त होते हैं। ये सभी जटिल यौगिक हैं। इनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। अब मनुष्य में पाचन कैसे होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव में पाचन मुख से भोजन लेने के पश्चात भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत या क्षुद्रांत, बड़ी आंत या बृहदांत एवं मलद्वार या गुदा। बच्चों, आप चित्र को ध्यान से देखिएगा। अब जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो इसका पहला चरण ये है कि भोजन को मुख द्वारा अंदर लिया जाता है। मुख द्वारा आहार को अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों से तोड़ा और चबाया जाता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है। ये लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। तो जब भोजन दांतों से काट कर चबा लिया जाता है तो उसमें इन लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार मिल जाती है, जो कि भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है। मुख गुहा के पश्चात भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, अर्थात निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होते हुए उदर में जाती है। बच्चों, आप चित्र को ध्यान से देखते रहिएगा। ग्रसिका के संकुचन से अर्थात सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरकता है और ग्रसिका में संकुचन के पश्चात भोजन सरक कर आमाशय में आता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की आंतरिक सतह यानी आमाशय की अंदर की सतह श्लेष्मल होती है, यानी चिकनी होती है, और इस अंदर की सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अन्य पाचक रस भी निकलते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बनाते हैं और पाचक रस जो है भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। जो श्लेष्मल है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। उसके बाद भोजन आमाशय के पश्चात क्षुद्रांत या छोटी आंत में जाता है, जो कि अत्यंत लंबी होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है यानी कि मुड़ी होती है, या यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त होती, यानी वहाँ से जो रस स्रावित होते हैं वो छोटी आंत में मिल जाते हैं, जो कि भोजन को और छोटे भागों में अपघटित होने में सहायता करते हैं।
इसके अतिरिक्त भित्ति से भी यानी छोटी आंत की दीवारों से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो कि पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। जो खाद्य पदार्थ में चिकनापन वसा ज़्यादा होता है और उसको हम ग्रहण करते हैं तो यही पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। इसके पश्चात अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जिससे निकलने वाला अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अंत में आंत्र रस द्वारा पाचन क्रिया आंत्र रस छोटी आंत से निकलता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है जिसके पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो भोजन पच जाता है उसके बाद छोटी आंत की जो दीवारों में पतली पतली रुधिर की नलिकाएं होती हैं उसमें वो भोजन के पोषक तत्व चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक अनेक जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है। जैविक क्रियाओं जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं, इनके संचालन के लिए होता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसके पश्चात जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो बड़ी आंत यानी बृहदांत्र में आता है जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। ये पाचन क्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया है। आज बस इतना ही।